चलिए आज समझते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉली मतलब बहुत सारा और नोमियल मतलब एक्सप्रेशंस। ठीक है, बहुत सारे एक्सप्रेशन का जुड़ा हुआ चीज़ है कुछ, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो हम एक समझते हैं कि वेरिएबल, इसमें एक चीज़ आएगा जो बार बार आने वाला है, वेरिएबल, है ना। वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है वो चीज़ जो वेरी करता है ना। और ये क्यों वेरी करता है मैं आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। और वेरी मतलब क्या होता है? जो चेंज करता है या फिर कर सकता है। ठीक है। हम्म, तो हम इस चैप्टर में वेरिएबल जो है ज़्यादातर एक्स लेंगे, लेकिन हाँ ज़रूरी नहीं है कि और क्या हो, कुछ भी ले सकते हो। कल को वाई ले लिया तो भी चलेगा, है ना, के ले लिया तो भी चलेगा, ए ले लिया तो भी चलेगा। हाँ, मतलब वेरिएबल अगर क्वेश्चन में मेंशन, अगर सवाल देने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किसको वेरिएबल बनाना चाहता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैसा टाइप का वेरिएबल क्या होता है वो सब। ठीक है, तो हम एक्स को देखते हैं। जब x जो है वो अकेला हो तो मैं मान के चल सकता हूँ कि x का जो पावर जो है वो होगा हमारा 1। ठीक है, और जब अगर x का पावर जो है अगर वो 2 है तो यानी कि x जो है वो हमारा 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है ना। और जब x का पावर 3 होगा तो हम क्या कहेंगे उसको, x जो है हमारा 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है ना। x इंटू एक्स, एक्स क्यूब क्या होता है? x इंटू एक्स। ठीक है, x, है ना। और अगर 4 बार है तो फिर एक्स जो है एक्स टू पावर 4 है तो 4 बार हो, है ना। तो बेसिकली पोलिनोमियल क्या होता है? इन्हीं नंबर्स का या तो इन्हीं जो वेरिएबल्स है इनके एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर किसी और तरह के मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हालांकि एक शर्त है इसमें, जो पावर जो है, इसमें जो पावर आने वाला है ना, इसमें जो पावर है हमारा, वो पावर क्या नहीं हो सकता? वो पावर जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। वो पावर जो है हमारा क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। और दूसरा वो पावर जो है हमारा डेसिमल्स में नहीं हो सकता, डेसिमल्स में नहीं हो सकता, यानी कि पॉइंट्स वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स नहीं हो सकता, जैसे कि 1.5 नहीं हो सकता, 1.3 नहीं हो सकता, सो ऑन। हाँ, और नेगेटिव नहीं हो सकता, जैसे कि -1, -2, -3, ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, चलो मैं कुछ और हाँ, एक और चीज़, सपोज़ मान लो इस एक्स टू द पावर 1 के साथ मान लो एक नंबर जुड़ा हुआ है 2, यानी कि 2 इंटू एक्स है। हाँ, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है ये इक्वली वैलिड है, ये वैलिड है, पॉलिनोमियल में ये वैलिड है। इनफैक्ट अगर मान लो 1.5 एक्स भी ले लिया तो भी वैलिड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल हमारा क्या है? एक्स है। और फिर 1.5 क्या है? इसका कोफिशिएंट है, एफिशिएंट है, कोफिशिएंट। ठीक है, सपोज मान लो एक्स टू द पावर 4 है और मैंने कह दिया कि इसके साथ 2 एक जुड़ा हुआ है, तो मैं कहूँगा 2 जो है उस एक्स टू द पावर 4 का क्या है? कोफिशिएंट। ठीक है, हाँ, ये और ये इक्वली वैलिड है। ठीक है, इनफैक्ट ये भी वैलिड है, √2 एक्स टू द पावर 4, है ना। देखो हमारा बस कंडीशन किस में है? हमारा कंडीशन बस पावर में है। ठीक है, बाकी में नहीं है। तो मैं अगर एक पॉलिनोमियल लिखूं, जैसे एक एक्सप्रेशन है, जैसे मान के चलो कि 2 एक्स टू द पावर 2 प्लस 1.5 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारा एक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना तो हमारा डेसिमल जो है वो हमारा, सॉरी, जो हमारा जो पावर जो है वो नेगेटिव नहीं हुआ, पॉइंट्स में नहीं हुआ, और फिर हमारा ये सारा एक्सप्रेशन जो है देखना प्लस से एडेड है। ठीक है, ये सब हमारे क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स होंगे। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? 2.5 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1.5 एक्स। हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। बहुत लोगों को लग रहा है कि सर यहाँ पे 3 है तो पावर 2, इसके बाद 2 आना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस हम लोग लिखते हैं कि जो पावर एक्स जो है वो अपना डिक्रीजिंग में लिख देते हैं, डिक्रीजिंग पावर में। जैसे कि मान लो एक्स टू द पावर 4 है, अगर मान लो नेक्स्ट है एक्स टू द पावर 3 है, वो नहीं है, लेकिन एक्स टू द पावर 2 है, तो क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ, ये भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, देखो हमारा पोलिनोमियल कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
बस हमारा क्या नहीं हो सकता कि पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं नेगेटिव और फिर पॉइंट में नहीं हो सकता, और एक और चीज़ नहीं हो सकता कि ऐसे 1/x² + 1 ये सब भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, याद रखना, ये पोलिनोमियल में नहीं आएगा। ठीक है, जब हम लोग किसी पूरे एक्सप्रेशन का 1/, कर दोगे ना, या फिर 2/, कर दो, 3/, कर दो, है ना, तो ये नहीं आ सकता। 3/(x²-7) ये सब नहीं आ सकता। ठीक है, ये सब नहीं आ सकता। ठीक है, चलो इसमें इतना डिटेल्स में हम नहीं पढ़ते, बस हम कुछ पोलिनोमियल्स को देखते हैं और फिर हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि पोलिनोमियल्स का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सबसे मेरे ख्याल से शायद पहले जो है, मुझे लगता है कि हमें किसी पोलिनोमियल का डिग्री, है ना, किसी पोलिनोमियल का डिग्री क्या है वो हमें पता करना बहुत ज़रूरी है। डिग्री क्या है? किसी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर है, उसको क्या कहेंगे? उसको हम उसका डिग्री कह देंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक पोलिनोमियल है x⁻³ - 2x + 1, तो इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री होगा 3, क्योंकि 3 जो है इसका क्या है? हाईएस्ट पावर है ना? और सपोज़ मान लो 4x⁵ है ना, -7x² -8x, है ना? तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि इसका डिग्री क्या है, तो चेक करो यहाँ पे, देखो हमारा 3 एक्सेस है ना? और इन सभी एक्सेस के पावर क्या है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो हाईएस्ट कौन-सा है? हाईएस्ट है हमारा 5, है ना? मैं कोएफ़िशिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये कोएफ़िशिएंट 4 है, ये 7 है, -7 है और ये -8 है, ठीक है? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्स का पावर है इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, हालाँकि एक चीज़ ध्यान रखना, सपोज़ मान लो एक पॉलिनोमियल है जिसमें लिखा हुआ है x⁻4 + 3x², है ना? फिर उसके बाद -x⁻4 + 7, ठीक है? अगर कोई तुमसे पूछता है कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है या फिर इसका डिग्री क्या है, तो देखना इसको थोड़ा सिम्प्लिफिकेशन अगर हम करेंगे तो x⁻4 और -4 कैंसल हो जाता है और हमारे पास बचता क्या है? 3x² + 7। हाँ, तो जो डिग्री जो है ना वो सिम्प्लिफिकेशन के बाद आएगा। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमारा इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा हमारा 2। आई होप इतना समझ में आया होगा। हाँ, और अगर जिन-जिन लोगों को अगर क्लास 11 में साइंस वगैरह लोगे तो उन्हें पता चलेगा कि जो पॉलिनोमियल जो होता है ना वो एक स्पेशल केस होता है। किसका? पॉलिनोमियल जो है वो किसका एक स्पेशल केस होता है? पॉलिनोमियल जो है फंक्शन का स्पेशल केस होता है, फंक्शन का, ठीक है? फंक्शंस में कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दो तो क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल बन जाता है, ठीक है? जैसे क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकता है? जैसे मैंने कहा था ना कि ये पावर जो है और मतलब वो पॉइंट नहीं हो सकता या फिर फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता। एक्चुअली फंक्शन में वो सब भी हो सकता है। ठीक है? चलो, ठीक है, और फिर अभी मैंने कहा था कि जो पॉलिनोमियल जो है वो y या फिर किसी और वेरिएबल में भी हो सकता है। तो हाँ, जैसे कि मान लो हमारे बुक में है जैसे y² - 2, है ना? हाँ, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि देखो y का स्क्वायर है, y का पावर 2 है और -4 है ना? ये भी वेरिएबल है, देखो 2 माइनस x², है ना? प्लस √3x। तो बहुत लोगों को लगेगा कि सर यहाँ तो √3 आ गया, ये तो उसमें नहीं है। तो नहीं, हाँ, नहीं हो सकता वो, ठीक है? वो भी नहीं हो सकता, ठीक है? नहीं, सॉरी, सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, ये हो सकता है। देखो यहाँ पे जो पावर जो है इसका 1 है, तो देखो हमारा जो x का जो पावर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन मतलब वो जो हमारा रिस्ट्रिक्शंस है वो फ़ॉलो कर रहा है कि पावर जो है मतलब नेचुरल नंबर है बेसिकली, है ना? नेगेटिव नहीं है और फिर वो सब नहीं है, पॉइंट्स में नहीं है ना? तो देखो x⁻1 है और x² है, तो यानी कि ये भी एक वैलिड एक्सप्रेशन ही है। कल को इसी का आप अगर मान लो 2 माइनस v² प्लस √3 v1 कर दूँ, तो हम कहेंगे कि अच्छा ये पॉलिनोमियल तो v में है और फिर इसका हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है? हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, ठीक है? हाँ, तो ये है डिग्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसमें से हम कुछ खास डिग्रियों के बारे में हम स्पेशल मेंशन करेंगे। पहला वाला है जिसका डिग्री क्या है? 1, जिसका डिग्री जो है 1 है, ठीक है? डिग्री 1 को हम लोग क्या बोल देंगे? डिग्री 1 को हम लोग बोल देंगे लीनियर, ठीक है? लीनियर, ठीक है? लीनियर बोलने का एक रीज़न भी है क्योंकि इसका जो ग्राफ जो है वो लाइन बनता है। ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे लाइन, है ना?
वो हम देखेंगे बाद में, है ना। जैसे मान लो y + 1, तो ये क्या है, ये पोलिनोमियल है किसमें, y में, और इसका पावर क्या है 1 है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। ये x + 2, हाँ इसका पावर देखो, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इसका हाईएस्ट x का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। हम कहेंगे कि ये जो है पोलिनोमियल है किसमें, पोलिनोमियल x में है, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, ठीक है। 3 - x, ठीक है। तो देखो ये तो -x है, लेकिन इसका पावर क्या है 1 है, तो हम ये भी बोलेंगे कि अच्छा ये भी पोलिनोमियल है किसमें, x में, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसका डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं हम लोग, आगे हम ये देखेंगे कि आगे जो है हमारा क्या होगा, हमारा डिग्री 2 होगा, ठीक है। हमारा डिग्री क्या होगा, डिग्री 2 होगा। तो डिग्री 2 का एक नाम है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक। अगर हाईएस्ट पावर, मैं डिग्री जो है ना इसका मतलब हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, हाँ हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है तो हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, हाँ। तो अगर डिग्री 2 है तो उसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक होगा। जैसे कि मान लो x² + 1, है ना, या फिर v² + 7, या तो -y² - 8, है ना, या तो x² + 2x + 1, या तो y² - 7x - 5, या तो -y² - 8x + 1, ठीक है। इन सब में देखोगे तो क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर हमारा क्या है 2 है, ठीक है। तो इन सब के लिए, तो इन सबको क्या बोलेंगे, डिग्री हमारा क्या होगा 2 होगा। आई होप यहाँ तक आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे, है ना। आगे चल के देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, हमारा डिग्री 3, ठीक है, डिग्री 3, इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री 3 तो मतलब वही सिंपल सी बात है ना, क्या होना चाहिए कि हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होना चाहिए। जैसे x3 + 3x² + 7x - 18, है ना। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 3, तो इसीलिए हम कहेंगे इसका क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। आगे भी है, आगे जैसे डिग्री 4 से बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, लेकिन हाँ मतलब इतने में ही रखते हैं, ठीक है। एक और चीज़, चलो एक और का लिख देता हूँ मैं, है ना, इसको 4 कह देते हैं। इसका बुक में तो है नहीं वैसे, डिग्री 4 है ना, तो ये क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, QAD, है ना, बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक, है ना। तो क्योंकि पावर 4 है ना, तो ऐसे 2 का 2 होता है, तो बाई डबल क्वाड्रेटिक ऐसे मतलब है। जैसे कि मान लो x⁴ - 7x³ + 5x² - 8x + 1, देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, इसलिए हम कहेंगे कि क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। आई होप इतना तक समझ में आया होगा, इतना कुछ खास मुश्किल है नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे कि मतलब इसको हम किस तरह से एक फॉर्मेट में लिखेंगे, और फिर किस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे, है ना, पोलिनोमियल को कैसे प्रेजेंट करें हम वो देखेंगे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक कम्स द value of px, okay, a very interesting concept as well as I think this is a part where most of students उनको समझ में नहीं आता है कि हाँ कैसे निकालना है px, ओके। तो देखते, इमेजिन करो कि मतलब एक चिप्स बनाने वाला फैक्ट्री है ना, ये क्या फैक्ट्री है, एक चिप्स बनाने वाला फैक्ट्री है, ठीक है, चिप्स बनाने वाला चिप्स का फैक्ट्री है, ठीक है। तो तुम इस तरफ से रॉ मटेरियल डालते हो, तो अब जाहिर सी बात है अगर चिप्स है तो दे विल प्रोबेबली बी पुटिंग चिप्स, राइट, आई मीन सॉरी पोटैटो, ओके, POTATO। सो पोटैटो इज द input, okay, and ultimately what comes out of the factory is what is the chips, okay, got it, okay, I guess now you have a visual idea. अभी देखो, if someone say, okay, let's say that the px, I'll put a very simple polynomial, let's say px is, let's say x + 5, okay. Now if you ask me that, oh, what is the value of px, then the first question, if someone asks me what is the value of px, then the first question that I will be asking is
Okay, you tell me what is the input. Okay, what is the input? This is the first question that should come to your mind. Okay, if you ask me what is the value of px, then you tell me what is the input. Okay, now the input are, in this scenario, input are the value of x's, value of x's, यानी कि उन सारे वैल्यूज जो x के हम डालने वाले हैं उसके हिसाब से px का आउटपुट होगा. तो हमारा ये जो पॉलिनोमियल है क्या है, हमारा पॉलिनोमियल जो है वो है एक px पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल है. और यहाँ से क्या इनपुट हो रहा है, यहाँ से इनपुट हो रहा है हमारा x, एंड व्हाट इज द आउटपुट हियर, इट्स द px. Okay, I hope you are getting this picture. Okay, now suppose now let me say that I put the value of x as 1. Okay, now it's like, okay, now the px value will be like, now since I am putting the value of x as 1, the input as 1, so I will call it that p1. Okay, now what is p1? P1 is the value of polynomial when the input is 1. Okay, now I'll plug in to this main polynomial and I will get the value of 1 plus 5, and that is your 6. So p1 value is 6. Okay, so basically in this machine you are putting, now you are putting 1. Okay, you are putting 1 and you are getting as p1. Okay, you are getting as p1, and what is this p1? Basically p1 is your 6, right? So you are putting 1, your input is 1, and you are getting 6 as the output, and this 6 is what, p1. Okay, so p1 is basically the value of the polynomial when the input is 1. Okay, okay, I hope you get an idea on this. Now what if the x is, let's say, 7? So in this case I will be calling p7. That means p7 means the value of polynomial when the input is 7. So that means wherever I see the x, I'll be substituting by 7. So 7 plus 5. Okay, and that is, my dear friend, 12. Okay. Okay, now this polynomial is a very simple polynomial. Now let us extend our idea and take more complex polynomials. Okay, now let us take the next polynomial as px as, let me say this is x square plus 5x. Okay, then plus 6. Okay, now what I'll be putting, what I'll be inputting, the value of x's, and what I'll be getting, the value of px. Okay, now suppose, let's say in this polynomial I put the number, I put the input as 1. Okay, the moment I put 1, then I'll be checking out the value of p1. Okay, now let me see what is p1. So p1 is 1 ka square plus 5 into 1 plus 6. Okay, so if you simplify this, 1 plus 5 plus 6, and I think 1 plus 5 is 6, 6 plus 6 is 12. So basically you are getting the output as 12. Okay, this 12 also can be written as p1, p1 or 12, both are in the same sense. Okay, because p1 is 12, right? P1 is 12, right? So either I will say 12 or I will say p1, and if someone asks, oh, what is p1, then you will say, oh, the value of p1 is your 12. Okay, now what if it is p of 2? Okay, if this p of 2, then you see it will be 2 ka square plus 5 into 2. Because why we are doing 2 ka square? Because there is x ka square. So instead of x, I am going to put 2, and since there is x square, so it will be 2 square, 5 into 2 plus 6. Okay, so this will be 2 square, so 2 square, so it will be 4 plus 5 2 are 10 plus 6. So 6 plus 4 is 10, and 10 plus 10 is your 20. So if you put 2 as an input, you are going to get 20 as the output. 20 or p2, they will be used in the same sense. Okay, I hope इतना तक समझ में आया.
अगर इससे और अगर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, अगर हम कोई पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल लेता जैसे पी एक्स इज इक्वल टू मान लो एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 7 फॉर एग्जाम्पल, देखिए दिस कैनॉट बी पॉलिनोमियल बाय द वे, मैंने फंक्शन का कुछ कर दिया, छोड़ो। लेट्स से द पी एक्स इज फॉर एग्जाम्पल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर इस सिचुएशन में अगर मैं तुमसे बोलूं कि p का 2 क्या है, ठीक है, यानी कि द इनपुट इज गोइंग टू बी 2, ओके, एंड इनपुट किस फॉर्म में होता है, x के फॉर्म में होता है ना, द इनपुट इज गोइंग टू बी 2। सो उस p2 में क्या आउटपुट आने वाला है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय 2। और ये देखो x क्यूब है तो x की जगह 2 लिखूंगा और ये तो 2 का क्यूब है, राइट, प्लस 3, और ये 2 है तो हमारा 2 का होल स्क्वायर होगा और प्लस 1 होगा। अब 2 क्यूब जो है वो 8 होगा, 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा, 4 3 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1। तो 16 12 प्लस 1 13, 16 प्लस 13 जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा 29। तो हमारा आउटपुट जो है वो क्या होने वाला है 29। तो बेसिकली 2 के इनपुट में क्या बाहर आ रहा है 29 आ रहा है एज एन आउटपुट। तो ये 29 क्या है, ये है हमारा पी एक्स का वैल्यू व्हेन पी एक्स इज 2, ठीक है। सो बेसिकली दिस 29 इज पी एक्स वैल्यू, ओके। सो व्हेन पी एक्स वैल्यू व्हेन इनपुट इज, व्हेन इनपुट कब होगा, व्हेन इनपुट इज 2, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि पी एक्स का वैल्यू क्या है, तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होगा इनपुट, ठीक है। तो मान लो इस चिप्स वाले फैक्ट्री में कल को तुम पोटैटो की जगह पे मान लो तुमने बीट रूट डाल दिया, तो बीट के चिप्स निकलेंगे, आलू के चिप्स नहीं निकलेंगे ना। तो हमारे लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या इनपुट दे रहे हैं, और इनपुट के हिसाब से द आउटपुट जो है डिसाइड होगा, ठीक है। और आउटपुट कैसे डिसाइड करेगा, वो हर एक पॉलिनोमियल डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ पे पी एक्स क्या है, x प्लस 5 है, यानी कि x प्लस 5 का मतलब क्या है, जो भी इनपुट मिल रहा है मुझे उसमें 5 ऐड कर देना है, ठीक है। उसी तरह से ये भी अपना अपना पॉलिनोमियल का क्या है, ये सब भी अपना अपना पॉलिनोमियल का डेफिनेशन भी कहेंगे इसको कभी कभी, है ना, या फिर हम इसे सिंपली हम क्या कह देंगे, इसको पॉलिनोमियल ही कह देंगे, ठीक है। और पी एक्स का कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए वो हम क्या कहेंगे, उसका आउटपुट, ठीक है। लेकिन यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा आउटपुट है, ठीक है, वो है हमारा कि जीरोस एज एन आउटपुट, ठीक है, जीरो एस आउटपुट, यानी कि हम ये जानना चाहता है कि कब हमारा आउटपुट जो है 0 आने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यानी कि एक पॉलिनोमियल मान लो, जो हमने पहले जो एक पॉलिनोमियल लिया था यहाँ पे, इस पॉलिनोमियल को मान लो x प्लस 5 को, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। सॉरी ब्रैकेट हटा दो, जो ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसा क्या इनपुट ले कि उसका आउटपुट ही 0 हो जाए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बाद में हमें पता चलेगा, उसको हम ज़ीरोस भी कह देंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर कोई पूछता है कि व्हेयर द आउटपुट इज़ गोइंग टू बी 0, व्हेयर द आउटपुट इज़ गोइंग टू बी 0, कि कौन सा इनपुट में व्हेयर द आउटपुट इज़ गोइंग टू बी 0, ठीक है। यानी कि हमारे कौन सा वैल्यू ऐसा इनपुट होगा जिस पे हमारा आउटपुट जो है क्या होगा। चलो इस पॉलिनोमियल की बात करें तो मतलब मुझे पता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ जब मैं x को -5 डालूंगा, तो देखो यहाँ पे जब p ऑफ -5 करूँगा तो देखना यहाँ पे x की जगह पे -5 और ये होगा +5, -5 + 5 जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और हमारा 0 जो है हमारा आउटपुट जो है वो क्या हो गया 0, है ना। तो अगर मैं तुमसे अगर पूछता हूँ कि कौन सा है वो इनपुट जहाँ पे आउटपुट जो है 0 आ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि सर इनपुट -5 में मेरा आउटपुट जो है 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसके आगे हम कुछ और सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि मतलब किस तरह से पावर और ज़ीरोज़ के बीच में एक रिलेशन भी होता है ना। लेकिन आई होप एक रफ़ आइडिया मिल गया है कि मतलब अगर कोई तुमसे पूछता है कि पी एक्स का क्या वैल्यू है,
तो फिर बेसिकली वो पूछ रहा है कि एक पर्टिकुलर इनपुट पे हमारा क्या आउटपुट है होने वाला है, ठीक है। और वही से रिलेटेड चीज़ें क्या है, ज़ीरोस एज एन आउटपुट, ज़ीरोस एज आउटपुट, यानी कि वो कौन सा वैल्यू ऑफ एक्स है जिसके इनपुट पे मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ज़ीरो एज एन आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आया। द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इस कि अगर हमारे पास पी एक्स है जो कि है तुम्हारा x प्लस 5, तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि द मोमेंट आई पुट द इनपुट एज -5 आई गेट द आउटपुट एज 0। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मेरा और कोई इनपुट होगा, यहाँ पे मैं इस मशीन में जब फिट करूँगा तो मेरा 0 आएगा एज एन आउटपुट। तो ऐसा कोई और वैल्यू ऑफ x है एक्सेप्ट दिस, हमें ऑलरेडी पता है -5 के बारे में। तो क्या x का कोई और वैल्यू भी है जो जिस पे हम जब इस मशीन में इनपुट करेंगे तो हमें ज़ीरो आउटपुट मिलेगा? एंड द आंसर इज नो। एंड व्हाई द आंसर इज नो लाइज इन द फैक्ट दैट इस पोलिनोमियल का पावर जो है वो कितना है। अगर तुमने यहाँ पे नोटिस किया तो देखो यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल जो है हमारा x प्लस 5, इसका जो हाईएस्ट पावर है या फिर डिग्री जिसको हम बोलते हैं वो है पावर 1। तो यहाँ पे अगर पावर 1 होने की वजह से हमें बस एक सिंगल ऐसा एक वैल्यू मिला जिसका आउटपुट जो है 0 है, यानी कि 0 एज आउटपुट, है ना। और ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है हमारा उस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शायद उससे एक बेहतर पिक्चर देखने को मिलेगा। और वो ये है कि अगर मान लो कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, और वो है तुम्हारा एक्स का स्क्वायर -5x प्लस 6। तो ये हमारा एक और पोलिनोमियल है जो कि इस बार तुमने नोटिस किया तो पावर जो है इसका 2 है, ठीक है। तो हम इस पोलिनोमियल को ऐसे ये मशीन है मान लेते हैं, है ना। और अब देखते हैं कि जब इस मशीन में जब हमने फॉर एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी मुझे पता है कि इसका क्या ज़ीरोस होने वाला है, तो मान लो कि हमने 2 को इनपुट किया, ठीक है। जब 2 को इनपुट किया एज एन x, तो तुम देखना क्या इसका आउटपुट आता है। P2 का वैल्यू जो है, P2 बेसिकली आउटपुट ही है, तो उसका आउटपुट क्या है वो देख लेते हैं। P2 जो है वो 2 का स्क्वायर होगा -5 × 2 होगा और +6 होगा। और 2 स्क्वायर 5 हो गया, 4 हो गया, और 5 2 8 10 -10 हो गया, +6 हो गया। तो 6 + 4 या 10 - 10, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 0। एक और इंस्टेंस देख लो, जब P जो है वो क्या होगा, 3 होगा। जब P 3 होगा तो इनपुट जो है वो क्या होगा, 3 होगा। और जब 3 होगा तो देखना यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या देना है, 3 देना है। तो 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6। अब देखो यहाँ पे 9 हो गया, 5 3 are 15 हो गया, +6 हो गया, और यहाँ पे 9 + 6 15 -15, और ये आ जाएगा 0। तो यानी जब 2 इनपुट था तो हमारा आउटपुट क्या आया, 0 आया। और जब हमारा इनपुट क्या है, जब हमारा इनपुट 3 है तो हमारा दोबारा से आउटपुट आएगा 0। तो यानी इस पोलिनोमियल का 2 ऐसे ज़ीरोस मिलेंगे। अभी ज़ीरोस मतलब जिसका आउटपुट 0 हो, है ना। और वो जो 2 ज़ीरोस कहाँ हो रहा है, एक तो x का वैल्यू 2 में और x का वैल्यू 3 में, ठीक है। और सरप्राइजिंगली देखो यहाँ पे जो पोलिनोमियल है वो हमारा कितना पावर है, पावर जो है 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब पावर 2 होगा तो हमारे ज़ीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। और ज़ीरोस मतलब कौन सा, जिसके वैल्यू पे आउटपुट 0 आए, है ना। लेकिन क्या ये हमेशा वैलिड होगा, क्या हमेशा अगर किसी चीज़ का पावर जो है अगर 2 हो तो क्या 2 ही ज़ीरोस होंगे? हाँ, ये एक बात है जो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो एक ये है कि अगर मान लो एक पोलिनोमियल है, एक px एक पोलिनोमियल है, अगर उसका जो हाईएस्ट पावर है अगर वो n है, अगर n है, तो हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट सॉरी नॉट एटलीस्ट, सॉरी एटलीस्ट नहीं, एट मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास n ज़ीरोस हो सकते हैं। यानी कि
अगर मान लो एक पी एक्स है अगर मान लो ये एक्स क्यूब है, ये हाईएस्ट पावर है और कुछ-कुछ है मतलब 5x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 6 ऐसे करके है ना 3x है प्लस 6 है। तो तुम देखना यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर है हमारा 3 और जब हाईएस्ट पावर 3 है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके शायद हो सकता है हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हो, 3 ज़ीरोज़ हो। ये श्योर नहीं हाँ, 3 ज़ीरोज़ तक हो सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 ज़ीरोज़ तक हो सकते हैं, इसका ये मतलब है कि वो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि कोई भी ज़ीरो ना हो, नो ज़ीरोज़, है ना? नो ज़ीरोज़ ये पॉसिबल है। हाँ, 1 ज़ीरोज़ ये पॉसिबल है, 1 ज़ीरोज़ ये पॉसिबल है, 2 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़ ये पॉसिबल है और 3 ज़ीरोज़ ये पॉसिबल है। तो कॉन्सेप्ट जो है एट मैक्स का यही मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 अगर पावर 3 है, डिग्री 3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरोज़ हो सकता है। होगा ये श्योर नहीं है, ये डिपेंड करेगा उस इक्वेशन पे, ठीक है? हाँ, लेकिन हो सकता है कि 3 ज़ीरो तक हो। अगर कोई तुमसे पूछे सर इसमें 4 ज़ीरो हो सकता है? तो मैं बोलूँगा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट पावर ही हमारा 3 है। ठीक है? तो जब हाईएस्ट पावर 3 है, तो हो सकता है कि कोई भी ज़ीरो ना हो सकता है 1 हो, 2 हो। एक्चुअली अगर वो इवन नंबर में चलता है, लेकिन छोड़ो वो हम इतना नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ जो है, उसके डिग्री को एक्सीड नहीं कर सकता, इतना जान लो फिलहाल के लिए। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ। कितने ज़ीरोज़ आएँगे वो बात का बात है, लेकिन कभी भी उसके जो ज़ीरोज़ है, वो उसके डिग्री को एक्सीड नहीं कर सकता। तो यानी कि यहाँ पे अगर पावर 2 हमें दिख रहा है, तो इसके ज़ीरो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होंगे। अगर 2 मिल गया है, तो और ढूँढने की ज़रूरत नहीं है और नहीं मिलने वाला है। आई होप ये बात समझ में आया, है ना? अगर n नंबर अगर डिग्री n है है ना? अगर डिग्री n है, तो एट मैक्स हमारा ज़ीरो जो है, वो भी n ही होने वाला है। आई होप ये बात समझ में आया। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और हमें अच्छा और ज़ीरोज़ कैसे निकालना है ये हम बताएँगे, इसको फैक्टराइज़ेशन वगैरह करके हम बताएँगे कि ज़ीरोज़ कैसे निकालना है। लेकिन फ़िलहाल ये देखते हैं कि जो ज़ीरोज़ है उसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है या फिर एक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ठीक है? चलो। तो हमने अभी तक इतना तो हमें आइडिया है कि जब भी कोई एक लीनियर इक्वेशन आता है क्लास वाई जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह क्लास 9 में जो सीखा था उसमें हमें ये पता है कि अगर मान लो कि y इज इक्वल टू अगर x प्लस 6 ऐसा आता है तो ऐसे कुछ सेट्स बना सकते हैं हम लोग x और y के बीच में x और y के बीच में। तो अगर जब मैं x 1 होगा तो y जो है वो हमारा 7 होगा। जब x 2 होगा तो y जो है हमारा 2 प्लस 6 जो है वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसी तरह से कुछ-कुछ रिलेशन या अगर मान लो x 4 है तो y जो है हमारा 10 हो। तो यानी कि कुछ ऐसे पेयर्स हम बना सकते हैं x और y के बीच में। यहाँ पे जैसे 1 और 7 ये एक पेयर है, 2 और 8 एक पेयर है और 4 और 10 एक पेयर है। और इसी पेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिख सकते हैं। जैसे 1,7 जो है एक पेयर हो जाएगा, है ना? और 2,8 जो है वो एक पेयर हो जाएगा और 4,10 जो है वो एक पेयर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग y की जगह अगर हम लोग पी एक्स भी कह दें, पॉलिनोमियल ऑफ x और मैं लिख दूँ x प्लस 6, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है? और फिर यानी कि यहाँ पे जो y का वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या होने वाला है, वो पी एक्स होने वाला है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो आएगा हमारा इनपुट से जो कि x का वैल्यू होएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट का वैल्यू होगा, ठीक है? तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 6 का और एक बात देखो, यहाँ पे हमारा जो डिग्री जो है वो पावर 1 है, तो पावर 1 है इसको हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर, है ना? LINE और AR। तो यहाँ पे देखो लाइन वर्ड का शब्द आया है यहाँ पे, यानी कि अगर कभी भी तुम इसका ग्राफ जो हम ड्रॉ करने वाले हैं अभी, जब भी लीनियर का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इसीलिए ही ये लीनियर का कहलाया जाता है, ठीक है? चलो
तो अभी आगे देखते हैं कि कैसे हम इसको इंटरप्रेट करेंगे ज्योमेट्रिकली, ठीक है? इसको कैसे इंटरप्रेट करना है ज्योमेट्रिकली वो हम अभी देखेंगे। हम ये देखेंगे कि अभी क्या होने वाला है अगर जब मैं इस पॉलिनोमियल px को सपोज़ मान लो x प्लस 6 है, मैं इसको ज्योमेट्रिकली इसके बारे में क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ, ठीक है? अब मान के चलो कि ये जो है हम पूरे चीज़ को हम क्या करेंगे x और y एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, ठीक है? पहले होगा ये एक्स एक्सिस और ये वाई या फिर पी एक्स, यानी कि पी एक्स जो है हम लोग पी एक्स हाइट दिखाएंगे और फिर एक्स जो है वो मतलब ग्राउंड में, मतलब इसको ग्राउंड मान लेते हैं, इसको हाइट मान लेते हैं, है ना? इसे हम मतलब इंटरप्रेट करेंगे कि मतलब एक्स जो है वो क्या होगा, ग्राउंड में कोई पॉइंट होगा और वाई जो है उस पॉइंट में कितना हाइट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक चिड़िया जो है वो आसमान में ऐसे उड़ रहा है, ऐसे, है ना? ऐसे उड़ रहा है, वो ऐसे उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है ना? तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि अगर मैंने तुमसे पूछा कि ये जो x जो है मान लो 1 है और ये 2, अगर मैंने तुमसे पूछा कि भाई 2 में वो चिड़िया कितना ऊपर है, तो तुम बोलोगे कि सर 2 में वो इतना ऊपर है ना? इतना ऊपर है। और अगर मान लो ये हाइट जो है, ये तो हाइट का टेबल चार्ट है ना, तो हाइट कितना आएगा? देखो यहाँ पे इसका हाइट जो है वो बेसिकली हमारा ये आने वाला है। सपोज़ मान लो ये हाइट जो है 5 है। तो मैं कहूँगा कि सर 2 जो है 2 पे हमारा 2 पे उसका हाइट क्या है 5 है, यानी कि हम कहेंगे 2, 5। मैं इस ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर इस ग्राफ का अगर हम लोग करते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ और ले लिया था। अगर इस ग्राफ के हिसाब से चले तो अगर मैं कहूँगा कि जब x जो है वो 2 रहेगा तो सर कितना हमारा हाइट जो है जाएगा। तो देखो अगर यहाँ से अगर मैं डालूँ 2 तो हमारा px का वैल्यू जो है या फिर p2 का वैल्यू जो है वो 2 + 6 होगा और 2 + 6 क्या होगा 8 होगा। तो यानी कि ये जो है 8 हाइट ऊपर जाएगा, है ना? यहाँ पे तो मैं ये कह सकता हूँ दिस इज़ योर 2, 2, 8। और देखो 2, 8 जो है हमारा उस पेयर में भी एग्जिस्ट करता था, ठीक है? चलो आगे और भी ग्राफ को समझेंगे, आगे और भी ग्राफ को समझेंगे। तो ग्राफ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ जो है वो हमेशा क्या हो कि ऊपर ही जाए। मान लो वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से चल रहा है, हाँ वो ये भी हो सकता है। अब तो मान के चलो ये ज़मीन के नीचे है, तो मान लो ये पानी है, पानी के नीचे है ना? तो पानी का नीचे है तो मतलब पानी के एक नीचे ये मतलब कोई मछली है मान लो, है ना? तो अगर मैंने पूछा कि अच्छा ये x2 में ये मछली कहाँ पे कितना अंदर है, तो बोलूँगा कि सर इतना अंदर है ना? मछली यहाँ पे कहाँ पे है? इतना अंदर है ना? तो आई होप जो है ये एक आइडिया मिला होगा कि एक्स जो है वो मछली का क्या नाम है, कहाँ पे है एक्स में, और वहाँ पे वो कितना अंदर है, वो ये बात हो रही है, ठीक है? यानी कि इस पोजीशन में वो मछली कितना अंदर है ना? या फिर इस पोजीशन में वो मछली कितना अंदर है। चलो सेम एक और ग्राफ देखते हैं। अगर मान लो वो चिड़िया जो है वो कोई मतलब ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, जो कोई मशीन है जो कभी पानी के नीचे से जा सकता है, तो फिर वो पानी के ऊपर से भी जा सकता है ना? फिर वो ऐसे गया होगा, फिर उसके बाद वो ऐसे गया होगा, है ना? ऐसे गया होगा। तो मान के चलो कि अगर मैं पूछूँ कि अच्छा x के ज़ीरो में, जो कि x ज़ीरो मतलब क्या है, x के स्टार्टिंग, है ना? x के स्टार्टिंग में यहाँ पे x ज़ीरो में वो कितना ऊपर है, तो मैं बोलूँगा कि अच्छा ये इतना ऊपर है ना? तो फिर अगर मैं कहूँ कि x 1 में, सपोज़ मान लो x 1 में ये कितना ऊपर है, तो बोलूँगा कि अच्छा 1 में इतना ऊपर है। और सपोज़ मान लो ये 3 में वो क्या हो गया, वो ज़मीन में क्रैश कर गया, है ना? वो 3 में ये 1 है, ये 1 है, मान लो ये 2 है। ये 2 में ज़मीन में क्रैश कर गया, यानी कि ज़मीन में क्रैश कर गया मतलब इसका हाइट क्या है? हाइट 0 है। और हाइट 0 का मतलब क्या है कि px का वैल्यू जो है वो 0 है। यानी कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पे 2 में x का वैल्यू 2 में, x का वैल्यू 2 में उसका हाइट क्या है? 0 आ रहा है। यानी कि अगर ग्राफ वाइज देखें तो ज़ीरोस क्या होता है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये ज़मीन को टच करने वाला है। ज़मीन के टच करके अंदर जा सकता है या फिर ज़मीन को ऐसे टच करते हुए छू के ऊपर भी निकल सकता है, लेकिन वो टच ज़रूर करेगा। तो ज़ीरोस वो पॉइंट है जहाँ पे वो ज़मीन को टच कर रहा है, ठीक है? तो अगर हम आगे की ग्राफ देखें, ये वाला ग्राफ,
तो ये वाला जो ग्राफ जो है, इसने देखो ज़मीन को कितना बार टच किया, कहाँ-कहाँ टच किया, 2 में टच किया और 3 में टच किया, ठीक है? देखिए, हमारे सामने जो रखा हुआ ग्राफ है, ये वही ग्राफ है जो हमने यहाँ पे अभी x² - 5x + 6 का ही ग्राफ है वो। तो इस ग्राफ को देखते हैं, अगर ये जो ग्राफ जो है हमारा px तो ये जो ग्राफ जो है हमारा px = x² - 5x + 6 का ग्राफ है। तो तुम इस ग्राफ में अगर तुमने नोटिस किया है, देखो ये चिड़िया जो है ये ऊपर से आया, इसने देखो कहाँ-कहाँ इसको टच किया। इसने बेसिकली 2 में टच किया, फिर ये नीचे गया और फिर ये 3 में टच करते हुए ये ऊपर की ओर चला गया। तो यानी कि इसने ज़मीन को कहाँ-कहाँ टच किया? इसने ज़मीन को टच किया हमारे 2 और 3 में, ठीक है? इसी तरह से और भी एग्ज़ाम्पल देख सकते हो कि मतलब अगर ये बेसिकली मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो हमारा 3D सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम ग्राफिंग वगैरह कर सकते हैं, इसमें खुद भी कर सकते हैं, हाँ। तो तो ये जो है वो तो ये एक कैलकुलेटर की तरह ही है, तो इस जियोजेब्रा बोलते हैं इसको, है ना? जियोजेब्रा, इसमें कर सकते हो ग्राफिंग। तो देखो अगर इसमें ग्राफिंग जो है वो हम कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ वो। सपोज़ मान लो यहाँ पे मैं p की जगह y लेने वाला हूँ, हाँ? y = x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देख पा रहे हो अभी यहाँ पे इस ग्राफ में तुम देखो यहाँ पे ये जो है ये x को यहाँ पे और फिर यहाँ पे टच कर रहा है और देखो यहाँ पे बोल भी दिया है कि ये रूट्स है। तो देखो 3 में x के 2 में देखो y का वैल्यू जो है 0 आ रहा है और यहाँ पे x के 3 में भी y का वैल्यू 0 आ रहा है। 0 मतलब हाइट बेसिकली इसका 0 हो गया और जब हाइट 0 है इसका ये मतलब है कि ये जो है आके हमारा ये जो है आके हमारा क्या ज़मीन को टच करने यानी कि बेसिकली एक्स एक्सिस को टच करने वाला है और एक्स एक्सिस में टच करके दोबारा से जाएगा और देखो पूरे ग्राफ को अगर हम ज़ूम आउट करके देखें तो देखो ये कहीं और टच नहीं कर रहा है, बस उन 2 जगहों पे टच कर रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये कभी टच नहीं होगा इसके बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बस 2 ही जगह है जहाँ पे ये टच हो रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जब पावर 2 होगा तो टचिंग भी दो जगह पे होगा और टचिंग जहाँ पे हो रहा है, जिस पॉइंट में जिस एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट में हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे सीधा, उसको हम ज़ीरोज़ बोल देंगे। तो कल को अगर मैं बोलूँ कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है x² - 5x + 6 इसके ज़ीरोज़ कहाँ-कहाँ हैं? तो इसके ज़ीरोज़ है हमारा एक तो 2 में और एक हमारा 3 में, ठीक है? तो देखो यहाँ पे रूट बोला गया है तो 3 0 यानी कि 3 इज़ द इनपुट एंड 0 इज़ द आउटपुट। यहाँ पे 2 इज़ द इनपुट एंड 0 इज़ द आउटपुट, ठीक है? और यही चीज़ एक्चुअली हमारा उल्टा भी हो सकता था। जैसे मान लो अगर मैं पूरे ग्राफ को अगर मैं इन्वर्ट कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? अगर मैं पूरे ग्राफ को इन्वर्ट कर दूँ तो देखो ये इन्वर्ट हो गया। लेकिन फिर भी देखो ये ग्राफ जो है वो नीचे यहाँ पे 2 जगह पे ही टच कर रहा है। तो इसको ऐसे मान सकते हो कि ये किसी ने ऐसे मछली आया होगा, यहाँ से मछली आया होगा, फिर उसने ऐसे कूदा होगा, यहाँ पे सरफेस को टच किया, फिर ऊपर गया थोड़ी देर के लिए, फिर ये नीचे की ओर चला गया। ठीक है? तो डज़न्ट मैटर ये ग्राफ कहाँ से है, ऊपर से है, नीचे से है, अगर 2 जगह टच कर रहा है, तो वहाँ वहाँ उसके कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे। ठीक है? हाँ, पॉलिनोमियल का पावर क्या है ये अभी तक हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये कितना कह सकते हैं कि मतलब अगर मतलब 2 रूट्स है ना? अगर पॉलिनोमियल का पावर 2 है, तो हो सकता है कि हाँ, उसमें 2 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है? चलिए तो फिर आई होप इतना समझ में आ गया होगा हमारा ग्राफ का जो इंटरप्रिटेशन है इसी पॉलिनोमियल का। चलो, अभी इससे जो रिलेटेड सवाल है वो कुछ इस तरह से बनता है कि अगर तुमको ऐसे कुछ ग्राफ दिखा दिया जाएगा। ओके, सो मान के चलते हैं कि ये ग्राफ है और यहाँ पे ये हमारा ये एक्स एक्सिस है और हमारा ये वाई एक्सिस या फिर इसको फिलहाल के लिए हम पी एक्स एक्सिस बोल देते हैं, है ना? तो ये पी एक्स एक्सिस को कहाँ पे सॉरी एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है। इसको काउंट मत करना, ठीक है? ये बेसिकली वाई का एक्सिस है, इसको नहीं करना है, एक्स को ही करना है, ठीक है? यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ पे टच हो रहा है ना? तो 3 जगह टच हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट को नहीं लेना है, हाँ, वाई को नहीं लेना है, ठीक है? इस पॉइंट को लेना है, इस पॉइंट को लेना है, इस पॉइंट को लेना है। तो अगर मैं पूछूँ कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, तो मैं बोलूँगा इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, तो इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, इसके ज़ीरोज़ है हमारा 3, ठीक है? और अगर
और अगर हमारे पास अ, ये ग्राफ है, सपोज़ कुछ ऐसा दिखता है, तो तुम एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है हमारा। मैंने बोला था कि वाई में जो टचिंग हो रहा है उसको काउंट ही नहीं करना है, तो ये वाई को टच ही नहीं कर रहा है, तो उसको काउंट नहीं करना है। तो इस केस में हमारा ज़ीरोज़ क्या होगा? ये हमारा ज़ीरोज़ हो जाएगा 1, ठीक है? अगर और ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ, सपोज़ मान लो अगर ये ग्राफ अगर ऐसा भी होता है, हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही हो। अगर ये ग्राफ मान लो ऐसा भी होता, तो भी तुमने नोटिस किया होगा कि ये जो है कभी भी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। तो अच्छा सॉरी, सॉरी, ज़ीरोज़ 1 नहीं, 0 कोई भी 0 नहीं है यहाँ पे, नो नो नील है ना? बहुत लोगों को अगर 0, 0 बोल दूँगा तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे भी कितने ज़ीरोज़ है? कितने ज़ीरोज़ है? कितने ज़ीरोज़ है? नील, एक भी नहीं है। अभी तक इतना तो नोटिस किया होगा कि जब मैं कहता हूँ ज़ीरोज़ बेसिकली वो आउटपुट होता है, ठीक है? बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हो जाता है बार-बार, तो इसलिए बार-बार याद दिला रहा हूँ। ज़ीरोज़ मतलब जिसका आउटपुट 0 हो, है ना? ऐसा नहीं कि 0 मतलब सर एक्स 0 क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे एक्स 0 नहीं लेना है, एक्स के कौन से वैल्यू में आउटपुट जो है क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, ठीक है? आगे देखते हैं, आगे और भी ग्राफ देखते हैं। सपोज़ मान लो कि ये जो है, ऐसा एक ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस को ऐसे करके मान लो ऐसे आया और बस हल्का-सा बस टच करके निकल गया। तो तुम पूछोगे सर इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं? तो मैं बोलूँगा क्योंकि एक बार टचिंग हुआ है तो हमारे पास जो ज़ीरोज़ है ना? हमारे पास जो ज़ीरोज़ है वो कितना है? 1 है, ठीक है? इसको काउंट नहीं करना है, हाँ, इसको काउंट करना है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ वाई को काउंट मत करना, बहुत बच्चे यही गलती करता है कि बार-बार वाई को ही काउंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो ऐसा होता, ऐसा हुआ, ऐसा टच किया, ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसे आया, ठीक है? तो यहाँ पे तुम देखो एक्स एक्सिस को, हाँ, एक्स एक्सिस को कितना टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस, हाँ, ये एक्स एक्सिस है, हाँ भाई ये एक्स एक्सिस है। यहाँ टचिंग हो रहा है, यस, टचिंग क्रॉसिंग नहीं हो रहा है, लेकिन टचिंग तो हो रहा है ना, टच करने से हो गया, क्रॉस करो कुछ भी करो, टच किया तो हो गया। इसको करना है ना? फिर इसको करना है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने हुए? ज़ीरोज़ हुए, ठीक है? चलो। अच्छा, एक और बात जो मैं वो बताना चाहता हूँ और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके, क्वाड्रेटिक यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि पावर जो 2 पॉलिनोमियल है, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता था। जैसे एक एक स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ए का एक्स स्क्वायर प्लस बी का एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ठीक है? सॉरी, बी का एक्स प्लस सी, ठीक है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? दोबारा लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना? तो कैसे दिखेगा? वाई इज इक्वल टू ए का एक्स स्क्वायर प्लस बी का एक्स और प्लस सी, ठीक है? तो जब ये सिचुएशन आता है हमारे पास, तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये ग्राफ जो है इसका कैसा दिखेगा, है ना? तो देखो पावर 2 है तो यानी कि हो सकता है कि इसका 2 जगह इंटरसेक्ट करे, है ना? ये तो मतलब कह सकता हूँ मैं। लेकिन हमेशा याद रखना जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो इसके जो ग्राफ जो है ना कुछ ऐसे बनते हैं, ऐसे बन सकते हैं या तो ऐसे बन सकते हैं, है ना? या तो अप ऐसे हो सकता है या तो डाउन हो सकता है। और ये कि कैसे और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर ये ग्राफ जो है अप होगा या फिर ग्राफ जो है वो डाउन होगा, है ना? ये डिपेंड करता है ये जो ए के वैल्यू में, ठीक है? अगर ए जो है अगर पॉज़िटिव है, ए जो है वो क्या है पॉज़िटिव है ना? अगर ए पॉज़िटिव है यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वाई इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है? तो ऐसे ग्राफ का जो मुँह जो है वो ऐसे अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है? अगर यही चीज़ अगर y जो है -2x स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ पे नोटिस करना जो हमारा a जो है ना? यहाँ पे हमारा a क्या है? a जो है हमारा क्या है? माइनस का 2 और फिलहाल a जो है वो क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो जब भी a नेगेटिव नंबर बन जाए, तो यानी कि -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इन दैट केस ये ग्राफ जो है वो क्या होगा? मूव डाउन होगा ऐसा करके, ठीक है? मूव डाउन होगा, ठीक है? अब चाहे वो इंटरसेक्ट करे, नहीं करे, आई डोंट केयर, मतलब अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वो मतलब वो इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए चला जाएगा, अगर नहीं करेगा तो वो ऐसा ही करेगा,
और इस केस में भी क्या होगा, अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो वो ऐसा करके चला जाएगा, अगर नहीं करेगा तो वो ऐसा करके चला जाएगा, है ना? लेकिन इसका जो मुँह जो है वो अपवर्ड रहेगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं एक ऐसा ग्राफ, है ना? यहाँ पे हमारा डेस्मोस का ग्राफ जो है उसी में देख लेते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, तो अभी मैंने क्या लिखा था, 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो अभी देखो इसका ग्राफ जो है, देखना इसका मुँह ऊपर है। इसका मुँह ऊपर क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो x के साथ जो कोएफ़िशिएंट है, यानी कि x के साथ कौन-सा कोएफ़िशिएंट है? a कोएफ़िशिएंट है। तो देखो ये 2 है और ये 2 क्या है? पॉज़िटिव है, और जब भी पॉज़िटिव होगा तो मुँह जो है ऊपर खुला रहेगा। लेकिन ठीक अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल लूँ इसी का, जो वो नेगेटिव साइड जो है -2 x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर मैं ये ग्राफ लूँ तो देखो, तो मैं इसको एक काम करूँ, मैं इसको रेड कर देता हूँ, है ना? हाँ, तो तुम देखो यहाँ पे जो अ, ये जो है ना? क्योंकि -2x² है, यानी कि x² के साथ जो कोएफ़िशिएंट है वो नेगेटिव नंबर है, तो इसीलिए इसका जो मुँह जो है वो डाउनवर्ड साइड ओपन है। व्हेयरएज़ जो जिसका x² के साथ जो कोएफ़िशिएंट 2 है, जो कि पॉज़िटिव है, इसका मुँह जो है वो ऊपर की ओर खुला है। ठीक है? आई होप ये बात समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने देख लिया। तो आई होप इतना तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमने अभी क्या सीखा कि जब भी अगर कोई पॉलिनोमियल का जो ए जो है, यानी कि ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है, बेसिकली वो पॉजिटिव होता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 मतलब होता है पॉजिटिव होता है, तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ माउथ अपवर्ड ओपन होगा। और जब एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ पॉलिनोमियल जो है वो अगर लेस देन 0 हो जाए, यानी कि वो अगर नेगेटिव नंबर हो, तो हमारा ग्राफ जो है उसका मुँह जो है नीचे की ओर खुलेगा। ठीक है? इसको कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं। ये क्लास फिर हायर क्लासेस में पता चलेगा कि और भी कुछ-कुछ होता है इसके साथ। और दूसरी बात जो हमें पता चला है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर अगर 3 है, तो कितने रूट्स इसके पॉसिबल है? इसके 3 रूट्स पॉसिबल, 3 ज़ीरोज़ पॉसिबल है। इसके 3 ज़ीरोज़ पॉसिबल है, यस। क्या 2 ज़ीरोज़ पॉसिबल है? हाँ, 2 ज़ीरोज़ भी पॉसिबल है। क्या 1 ज़ीरो पॉसिबल है? हाँ, वो भी पॉसिबल है, और 0 ज़ीरोज़ भी पॉसिबल है, यानी कि कोई ज़ीरो ही नहीं है। यानी कि डिग्री 3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3। हाँ, उसका कम हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन अगर डिग्री 3 है तो उससे ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं हो सकता। तो यानी कि अगर डिग्री n है तो एट मैक्स या फिर एट मोस्ट कितने ज़ीरो हो सकते हैं? n ज़ीरोज़ हो सकते हैं। और n से कम क्या होगा? n-1 हो सकता है, n-2 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? n। अब इस केस में देखो n क्या है? 3 है, तो इसीलिए 3 ज़ीरोज़, या 3 से कम यानी कि 3-1 2, 3-2 1, वो सब पॉसिबल है। ठीक है? अगर ये पता है तो फिर चलिए एक एग्ज़ाम्पल करते हैं हमारे असर्शन रीज़न से, एग्ज़ाम्पल नंबर 2, ठीक है? अब बोल रहा है कि इफ द ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, यानी कि इस ग्राफ कहीं एक जगह पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है ना? तो हमें पता है कि ज़ीरो जो है वो 1 है, ठीक है? ज़ीरो जो है बोला है 1 है। तो ये बोला है कि इट कैनॉट बी एट एनी वन पॉइंट इट कैनॉट बी क्वाड्रेटिक, यानी कि ये क्वाड्रेटिक क्या? ये नहीं हो सकता। पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता क्या? तो अभी हमें ये पता चला था कि अगर पावर 3 है, तो 3 का नीचे वाले वैल्यूज़ पॉसिबल है, यानी कि 3 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़, 1 ज़ीरोज़ पॉसिबल है ना? तो यहाँ पे अगर 0 1 है तो उसके पावर 2 तो पॉसिबल है ना? पावर अगर 2 होगा तो भी तो पॉसिबल, क्योंकि 2 के नीचे ज़ीरोज़ पॉसिबल है। जितने पावर है उसके कम ज़ीरोज़ पॉसिबल है। तो अगर पावर 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक है, तो पावर 2 होंगे। तो पावर 2 के नीचे जो भी ज़ीरोज़ है वो पॉसिबल होंगे। हाँ, तो क्वाड्रेटिक के हो सकता है कि 1 ही ज़ीरो हो, या फिर हो सकता है कि 2 ज़ीरोज़ हो। अब एक बात बताता हूँ, 1 ज़ीरोज़ कब पॉसिबल होंगे? जब वो ग्राफ जो है ना वो बस एक ही पॉइंट को ऐसे बस टच करते हुए निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक ही 1 ही ज़ीरोज़ आएँगे। लेकिन ये है क्वाड्रेटिक, लेकिन हाँ या ना?
तो ये है क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये देखो ये ऐसे कर्व आ रहा है, कर्व ग्राफ आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसके ज़ीरोज़ कितने हैं? 1 है। हाँ, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर कल को पूछूँगा कि ज़ीरोज़ 1 है तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है? हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि अगर डिग्री 3 है यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उससे जितने कम ज़ीरोज़ है वो पॉसिबल है, 3 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़, 1 ज़ीरोज़, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आया होगा। कल को अगर तुमसे पूछ ले कि ज़ीरोज़ जो है वो 2 है, तो अगर पूछेगा 0 2 है, तो क्या ये कौन से पॉलिनोमियल होगा? तो तुम बोलोगे कि या तो ये क्वाड्रेटिक होगा, या तो पावर 3 के पॉलिनोमियल होंगे, तो पावर 4, पावर 5 कोई भी पॉसिबल है। लेकिन बस पावर 1 मत बोल देना, क्योंकि अगर हमारा ज़ीरोज़ 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनोमियल है, वो 2 से तो ज़्यादा ही होने वाला है, ठीक है? 2 या फिर 2 से ज़्यादा, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना, ठीक है? तो हमारा देखना यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला कि देखो ए पोइनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन हैव एट मोस्ट एन रियल ज़ीरोज़। हाँ, ये सही है, क्योंकि अगर डिग्री ही एन है तो एन ज़ीरोज़ हो एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एन ज़ीरोज़ हो सकता है। जिस तरह से अगर डिग्री 3 था तो 3 ज़ीरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, तो उसी तरह से पोलिनोमियल की डिग्री एन है तो एट मोस्ट कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं? एन ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बोला गया है। If the graph of the polynomial intersects at x-axis at only one point, it cannot be quadratic। ये गलत है। तो हम कहेंगे कि assertion गलत है, लेकिन जो रीज़न जो है वो बिल्कुल क्या है? सही है। अब एक्सरसाइज 2.1 का एक ही क्वेश्चन है और ये आ भी जाता है। ये आ जाता है पूछ के कि मतलब बताओ कितने ज़ीरोज़ होंगे बोल के। तो देखो इस ग्राफ में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो कहीं पे भी। ये लाइन है रेड कलर का और ये जो बाकी है ये एक्स एंड वाई है। ये बाकी क्या है? ये एक्स एंड वाई है। तो देखो अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो इस वाले एक्स एक्सिस को ये लाइन रेड वाला लाइन कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे नो ज़ीरोस है ना, नो ज़ीरोस, नो ज़ीरोस। यहाँ पे देखो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये है हमारा एक्स एक्सिस है ना, इसको देखो एक ही जगह पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर 1 ज़ीरोस, 1 ज़ीरोस। इसको देखो यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है। वाई को काउंट नहीं करना है, एक्स को काउंट करना है, यही एक्स एक्सिस है ना। तो हमारे 3 ज़ीरोज़ बने, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ बने। यहाँ पे देखो 2 जगह कर रहा है तो कितने बने? 2 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कर रहा है, यहाँ पे एक कर रहा है, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये कितने हो गए? 4 ज़ीरोज़। यहाँ पे देखो यहाँ एक कर रहा है, यहाँ बस टच कर रहा है, देखो यहाँ क्रॉस किया है लेकिन यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे भी बस टच किया है। तो यहाँ पे 3 जगह टच किया है तो फिर 3 ज़ीरोज़। ठीक है? चलो आई होप ये पॉलिनोमियल के पावर्स और फिर उसके ग्राफ्स एक रफ आइडिया हमें मिला होगा। हम आगे का जो चैप्टर्स है इसी चैप्टर के एक्सटेंशन जो है हम करेंगे और उसमें बाकी और भी जो आइडिया है कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, ये वीडियोस देखिए और आगे हम देखेंगे। हाँ, चलिए बाय बाय।